वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने 3 लेक्चर्स में बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में देखा। इन दैट वी हैव सीन दैट द हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की फिर हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इसमें ओपन चेन साइक्लिक हमने बात की थी। फिर हमने ओपन चेन में हाइड्रोकार्बन्स में हमने एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस को डिस्कस किया और उनका नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया था। आई होप सो कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। टाइम की कमी की वजह से इतना ज़्यादा तो इसके ऊपर एम्फसाइज नहीं किया जा सकता है, बट आई डू माई बेस्ट कि आप जो है वो शॉर्ट टाइम में जितना इजीली हो सके समझ सकें। ओके, आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं इन 4th लेक्चर। ठीक है, तो चैप्टर 7 आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट होता है। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी do the study of the materials which are obtained from living organisms directly or indirectly. अब लिविंग में एनिमल और प्लांट्स दोनों आ जाते हैं, उसमें लिखा हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है ये ओल्ड डेफिनेशन थी। उस जमाने में ये कहा जाता था क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसको क्रिएट करने के लिए किसी वाइटल फोर्स यानी कि किसी गैबी कुव्वत की ज़रूरत होती है, और वो कुव्वत सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। तो इट मीन्स वो ही सिर्फ इन चीज़ों को क्रिएट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन बाद में इस वाइटल फोर्स कंसेप्ट की वजह से जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेवलपमेंट रुकी रही। मेनली जो ब्रांच डेवलप की वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। अप्रॉक्सीमेटली अप टू द 18th सेंचुरी यही काम हुआ, लेकिन 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि वाइटल फोर्स कंसेप्ट जो है वो रिजेक्ट हुआ। बाय होम इट वाज रिजेक्टेड? बाय फ्रेडरिक वुलर ने इसे रिजेक्ट किया। उसने क्या किया? उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक वेरी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस वन इज यूरिया, इट्स फार्मूला इज NH2 twice CO. ओके, यू कैन आल्सो राइट इट as NH2CO NH2, राइट। उसने कहा कि ये कंपाउंड प्रिपेयर किया जा सकता है फ्रॉम अमोनियम सायानेट। अब अमोनियम सायानेट कहाँ से आएगा? ये पोटेशियम साइनाइड से आपके पास आ सकता है, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। आप यहाँ पोटेशियम साइनाइड से, इनके कॉम्बिनेशन से हम ये कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या हैं? दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि वो कंपाउंड्स दैट वी कैन डिग आउट फ्रॉम द ग्राउंड। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं आते। तो वुलर ने कहा कि चूंकि यूरिया जो कि मैमल्स में होता है, उनके यूरिन में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द अमोनियम सायानेट। ठीक है, तो अमोनियम सायानेट कहाँ से आया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो उसने कहा जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ द वाइटल फोर्स over there. So in this way the vital force concept was rejected, and then all the scientists they rushed towards the synthesis of the organic compounds, and billion organic compounds जो है they were prepared in very short time. Okay, now the new definition. What is the new definition of the organic chemistry now? According to the new definition, क्योंकि अब हम living organism तक restricted नहीं रहेंगे. According to this, the study of compounds of carbon, hydrogen. कार्बन हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स शायद मैंने पहले भी वीडियो में जिसमें बताया था कि डेरिवेटिव का मतलब होता है कि अगर हम हाइड्रोजन को हटा के कोई और वहाँ पे एटम या ग्रुप ऑफ एटम ले आए तो वो डेरिवेटिव कहलाता है। लाइक वेरी सिंपल, CH4 हाइड्रोकार्बन है क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। C2H6 आपके पास इथेन है, हाइड्रोकार्बन है। C2H4O2, अब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो ये डेरिवेटिव है। लाइक हैव अ लुक ऑन दिस फार्मूला, अल्कोहल मेथनॉल है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और तीसरा एक डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीजन मौजूद है। तो मीन्स आप हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन लाए होंगे, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द डेरिवेटिव. So you might have come to know the definition, new definition of organic chemistry, the branch of chemistry in which we study the compound of carbon, hydrogen and their derivatives. Okay, this was all about the organic chemistry. Now come to the important features, the important points of the organic compounds. Okay, the first point is the peculiar nature of carbon. यानी कि आपके क्यों मिलियन बिलियन ट्रिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुए, इसकी एक मेन वजह जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की है, दैट इज कॉल्ड द कैटिनेशन प्रॉपर्टी. कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है द लिंकेज ऑफ एन एटम विद अ सिमिलर टाइप ऑफ द
एटम्स, यानी कि एक टाइप का एटम अपने ही जैसे एटम्स के साथ लिंक करता है, हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। द अटैचमेंट ऑफ एन एटम विद अ सिमिलर एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के साथ है, यहाँ ये कार्बन कार्बन के साथ है, ये इसके साथ है, यहाँ पे कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं, तो इट मीन कार्बन कार्बन कैन अटैच इन एनी मैनर। क्यों इन एनी मैनर ये अटैच कर सकते हैं? यहाँ पे कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 है, ये ग्रुप 4 में है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कंबाइन कर सकता है। और अगर हम कहें कि इधर भी कार्बन के साथ जुड़ गया, इधर कार्बन के साथ, इधर कार्बन के साथ, इधर कार्बन के साथ, अब ये अरेंजमेंट किसी मैनर में भी हो सकती है, बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चे ब्लॉक्स खेलते हैं तो ब्लॉक्स को किसी भी तरीके से अरेंज करते हैं, उसकी वजह से वो मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो बनाते हैं। कभी वो रेलवे ट्रैक बना रहे होते हैं, समटाइम वो कोई हट क्रिएट कर रहे होते हैं और एनिमल बना रहे होते हैं, तो इट मीन द डिफरेंट थिंग्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द catenation. So variety of organic compounds can be synthesized. The second important feature is non-ionic character of organic compound. हमने कहा कि compounds of carbon, hydrogen and their derivatives. अब डेरिवेटिव्स में जो पॉसिबल एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास, वो ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन है या हेलोजेंस है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर नॉट टू मच पोलर। अब नॉट टू मच पोलर का मतलब यह है कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पे आपके पास जो है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि अगर 0 से आपके पास 0.6 तक है तो पोलर कवलेंट है, और अगर 0.7 से 1 पॉइंट आपके पास जो है वो 6 तक है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो वो आपका दिस वन इज नॉन पोलर, ठीक है। 0 से 0.6, 0.7 से 1.6 पोलर कवलेंट है, और अगर 1.7 या उससे ज्यादा है तो इट मीन आपके पास जो है वो आपके पास बॉन्ड आयनिक होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, इस वजह से आपके पास जो है हम कहते हैं कि दे आर हैविंग द नॉन आयनिक कैरेक्टर। आपका जो कैरेक्टर होता है ये इनका नॉन आयनिक है। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल बात करते हैं, मीथेन की लिखी। मीथेन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1, डिफरेंस 0.4 का है, तो ये तो 0 से 0.6 के दरमियान में फॉल कर रहा है, तो इट मीन ये क्या हो गया, नॉन पोलर आपके पास है। तो इट मीन चूंकि इसमें आयंस नहीं है, सो दे आर नॉन आयनिक इन कैरेक्टर है। पोलर जरूर हो सकते हैं लेकिन आयनिक नहीं है। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर जैसे हम डिफरेंट कास्ट की बात करते हैं, हम कहते हैं जी फलां जो है वो शेख हैं, फलां राई हैं, फलां जट हैं, अच्छा ये सारे जट ऐसे होते हैं, सारे राई ऐसे होते हैं, सारे शेख, तो इट मीन यू कॉल अबाउट द सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज। बिल्कुल इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे फैक्ट्स हैं आपके हैं, तो यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं जिसे हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कल के परसों के एल्केन CnH2n+2 इनका जनरल फार्मूला सेम होता है, तो ऑल द एल्केन दे विल हैव सेम जनरल फार्मूला। एल्कीन्स इनका CnH2n है, अल्कोहल्स दे हैव द सेम जनरल फार्मूला। चूंकि इनका जनरल फार्मूला या इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, सो ऑल द कंपाउंड, ऑल द अल्कोहल्स मस्ट बी हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, all the alkenes must be having same properties, all the alkane must be having the same properties. So it mean कि आपके पास जो है वो कम से कम 20-25 आपके पास होमोलोगस डिफरेंट सीरीज होंगी, और जितने बिलियन ट्रिलियन कंपाउंड्स हैं हम इन सीरीज में समो दें तो आप इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकेंगे। लाइक अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपको पता है लाइब्रेरी में पढ़ने की बुक्स ही मिलेंगी, अगर आप किचन में जाएंगे तो इट मीन सम ईटेबल चीज़ें मिलेंगी। तो इट मीन कि आपने कंपाउंड्स को डिवाइड कर दिया डिफरेंट सीरीज में, और उससे आपकी स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, और हमें प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करने में, उसको डिसाइड करने में आसानी रहती है। ओके, अब मैं फिर फर्स्ट को एक कंपाउंड लिखती हूँ, कहती हूँ दिस वन इज आपके पास ROH। अब मैंने यहाँ पे कोई कार्बन चेन नहीं बताई, यहाँ पे OH है, इट मीन्स ये अल्कोहल है, तो मैं कहूँ इसकी प्रॉपर्टीज वही हैं जो कि मेथनॉल की हैं या एथेनॉल की हैं। इज इट? Okay, the next one is the complexity of the organic compound. Organic compounds इतने simple नहीं है जिसे हम समझ लेते हैं, यानी कि जिसमें 2, 4, 6 एटम्स नहीं मिलते, ठीक है, बल्कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आगे फर्दर ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे लोहे की एक चेन है, फर्दर दूसरी चेन है, तीसरी है, चौथी है, ये चेन
आपके पास ये रिंग्स मिलके एक लॉन्ग चेन बना देते हैं और इस चेन की लेंथ वेरी करती है कि आपने कितने रिंग्स यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे कैन आल्सो बी वेरी कॉम्प्लेक्स। लाइक प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन अगर आप अपने बॉडी स्केलेटन देखें, हमारे मसल्स प्रोटीन से बने हैं, फ्लैशी पार्ट प्रोटीन से बना है। तो ये प्रोटीन ज़ाहिर है आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। हाउ दे आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी इसे हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। सो दे हैव द कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, इनमें कॉम्प्लेक्स होता है, डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है दिस वन इज द आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइसोमरिज्म क्या है? कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑर्गेनिक के लिए, दिस इज C2H6O। ओके, अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? C2 है तो मैंने जी 2 कार्बन की चेन लिख दी। अब मेरे पास क्या बच गया? एक, यहाँ पे 2 और 3 5 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन, 1 हाइड्रोजन बचा, 1 ऑक्सीजन, तो आई हैव रिटन द OH। इट मीन दिस वन इज एन अल्कोहल। ओके, अब जैसे बच्चा ब्लॉक्स डिफरेंट वे में अरेंज कर सकता है, तो मैं भी यहाँ पे लिख सकती हूँ, आई विल राइट CH3 here, I have written the O in the center. But when I will do this, so its properties will entirely get changed. It becomes ether. It is totally non-polar. It is polar. ठीक है? It is soluble in water. It is insoluble in water. It has the high boiling point. It has the low boiling point. तो just arrangement तब्दील हो जाने से एटम की यहाँ पे प्रॉपर्टीज तब्दील हो जाती हैं। This phenomena is called isomerism. We will discuss in detail next. Next is the rate of reactions. रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। रेट का ताल्लुक होता है किसी भी काम का वक्त के साथ होने को, तयन को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे एक रेस होती है, एक बंदा जो है वो 1 किलोमीटर का फासला जो है वो 1 घंटे में करता है और एक जो है वो उससे 5 मिनट में कर लेता है। तो जो 5 मिनट में करता है हम कहते हैं कि उसका रेट ऑफ रनिंग वेरी हाई, और जो 1 घंटे में या आधे घंटे में करता है हम कहते हैं कि रेट ऑफ रनिंग इज वेरी स्लो। तो किसी काम का टाइम के साथ होने को रेट कहते हैं। अब रिएक्शन मींस यहाँ पे इनका रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स विल चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। इस केस में देखिए ये एक आयनिक रिएक्शन आई हैव रिटन हियर। आयनिक रिएक्शंस जो है वो एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं। एक्वा का मतलब है वाटर, ठीक है। मैंने लिखा NaCl एक्वा सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट हियर आई हैव रिटन द एक्वस। तो जब कोई आयनिक कंपाउंड पानी में हल होता है तो इट ब्रेक अप इनटू आयन। इट मींस यहाँ आयंस पहले से मौजूद हैं। तो जब मैंने सोडियम क्लोराइड नमक के सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स किया तो ये एकदम व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। इट मीन द ब्लिंक ऑफ आई, आंख झपकने के दौरान। अब इसमें क्या है, आपके पास सोडियम नाइट्रेट एक्वस बना, सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड जो है इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं करना था इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई है। सिर्फ मिलाने से आयंस पहले से पड़े थे, अब आयंस से जस्ट मिलना है, नथिंग एल्स। तो बहुत कम टाइम लगा। लेकिन अगर मैं मीथेन की बात करती हूँ और ये क्लोरीन है, मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो गौर से देख सकते हैं यहाँ तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इट मीन पहले बॉन्ड टूटेगा कार्बन हाइड्रोजन, क्लोरीन, फिर ये क्लोरीन कार्बन के साथ बनाएगा और ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ। तो इट मीन द ओल्ड बॉन्ड विल ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड आपके ब्रेक होंगे एंड देन the carbon chlorine and hydrogen chlorine, the new bond will form. So it is time taking process. इसमें एनर्जी भी लगती है, that is why their rate of reactions are very slow. Like very simple, अगर आपके पास हर चीज़ रेडीमेड है और आपने घर में अम्मी नहीं है तो आपने कोई चीज़ कुक करनी है, कटिंग हुई पड़ी है, तो आप गए जस्ट उन्हें मिक्स किया और कुक कर लिया। लेकिन अगर आपको हर चीज़ रॉ फॉर्म में है, आप पहले वेज को पील करेंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर कुक करेंगे, तो इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग दोनों होता है, सो दे आर स्लो। लेकिन ये आयनिक कंपाउंड्स में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत आपके पास फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आयंस पहले से मौजूद हैं, कुछ नहीं टूटना, बस उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ना है। जैसे मैग्नेट आयरन को खींचता है तेजी से, बिल्कुल ऐसे इन्होंने दूसरे को खींचना है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट रूल है, सेम डिसॉल्व सेम या लाइक डिसॉल्व लाइक। Mean the polar dissolves in polar and non-polar dissolves in non-polar. हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं आयनिक कंपाउंड मोस्टली आपके पास नॉन-पोलर होते हैं। Being non-polar, they are soluble in non-polar solvents. अब non-polar solvents कौन से हैं? बेंजीन है, ईथर है,
कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ऑल दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, पेट्रोल भी नॉन पोलर में आता है, ठीक है। केरोसिन ऑयल है, ठीक, जिस तरह बिल्कुल ऐसे अगर हाथ पे पेंट लग जाए तो वो पेंट आप पानी से नहीं धो सकते, अगर आप मिट्टी के तेल में डालेंगे तो वो धुल जाएगा। इट मीन पेंट नॉन पोलर है, मिट्टी का तेल नॉन पोलर है, तो सेम डिजॉल्व सेम, दैट्स व्हाई यू विल सेपरेट इट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे कि अ फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पोलर। चूंकि अ फ्यू पोलर है तो दे विल बी सॉल्युबल इन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं? अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो आपके पास एक यहाँ पे एक सिंपल सी बात, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें OH मोस्टली ग्रुप होता है, दे आर पोलर इन नेचर एंड दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन द पोलर ऑर्गेनिक compound. This is all about today. Inshallah, next we will discuss the next points. Thank you.